अब हम स्टार्ट कर रहे हैं साइमन कमीशन, क्योंकि यहाँ से हम शुरुआत करेंगे कि आखिर भारतीय संविधान की स्थापना मतलब कैसे बनाया गया भारतीय संविधान, किस किस तरीके की हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किन किन चीज़ों का हमने सामना करा है, किस तरीके से हमने अपना संविधान बनाया। देखो, सबसे पहले हम आते हैं साइमन कमीशन में लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहा, सबसे पहले हमारी नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी। ठीक है, उसमें हमने अपने अधिकारों की मांग की। कहीं ना कहीं हमारा कहना था कि हम संविधान बनाएंगे, हमें संविधान चाहिए क्योंकि हमारा देश है, इस देश के संचालन के लिए संविधान की आवश्यकता है, तो हमें संविधान चाहिए। ठीक है, तो हमने संविधान की मांग करी, जिससे कि ब्रिटिश शासन ने क्या करा, सर जॉन साइमन, कौन था, सर जॉन साइमन, इसके नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक गठन किया। ठीक है, किसका, 7 सदस्यों का वैधानिक गठन किया। इट मीन्स दैट कि 7 लीडर्स तैयार करें अपने देश से और भारत भेजे, किसके साथ, सर जॉन साइमन के साथ में। और आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। ठीक है, कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने उसका विरोध करा कि भाई साइमन कमीशन वापस जाओ, हमें तुम लोगों से संविधान बनवाना ही नहीं है, गो बैक साइमन के नारे लगे। और आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की। फिर उसके बाद साइमन कमीशन चला गया। ठीक है, मतलब 1928 में ही वापस चला गया था। फिर उसके बाद द्वैध शासन प्रणाली, राज्य सरकारों में विस्तार, ब्रिटिश भारत में संघ की स्थापना और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था, ये सब लागू की गई हमारे देश में। मतलब ये तो ऑलरेडी थी कि द्वैध शासन 1919 के अधिनियम से आ गया था, है ना। राज्यों और सरकार का विस्तार भी हो गया था। ब्रिटिश भारत की संघ की स्थापना भी हो चुकी थी। ठीक है, ब्रिटिश भारत के अंदर संघ की केंद्र की स्थापना अलग और राज्यों की स्थापना अलग हो चुकी थी। सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था आ गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन, जैसे कि मुस्लिम लीग ने अपना निर्वाचन अलग रखा, यानी कि पृथक निर्वाचन। ठीक है, ये भी आ गया था। ठीक है, इसके साथ साथ हुआ क्या, आयोग ने अपनी रिपोर्ट के तहत इन व्यवस्थाओं को रखने की सिफारिश की। और इसके बाद हमने क्या करा, इनकी इस आयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासतों को प्रतिनिधि के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन भी किए। उन गोलमेज सम्मेलन के चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों के लिए एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिस पर विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवक्ता समिति के समक्ष रखा गया और समिति से सिफारिश की गई, संशोधन किया गया कि 7 के भारत परिषद अधिनियम 1935 के साथ मिला दिया जाए, यानी कि भारत परिषद अलग बना दिया जाए, भारत को अब स्वतंत्र कर दिया जाए, भारत को एक संविधान दे दिया जाए। कांग्रेस नेता ने दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता कहा गया, जो कि कांग्रेस नेता गांधी जी, दलित नेता अंबेडकर जी, इन लोगों के बीच में एक समझौता पारित हुआ, जिसे क्या कहा गया, पूना समझौता कहा गया, क्योंकि ये पुणे में हुआ था। ठीक है, पूना पैक्ट भी कहा जाता है, इसी बीच में हुआ था। ठीक है, अब हमें संविधान बनाने की शुरुआत करनी थी, तो विचार तो करना जरूरी था ना। भारत शासन अधिनियम 1935 जो था, एक लंबा विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियां थी। यस, भारत शासन अधिनियम को वैसे तो हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन मानने लगे थे, हम सोच रहे थे कि शायद हम आज़ाद हो गए हैं। ठीक है, भारत शासन अधिनियम था, इसमें 10 अनुसूचियां थी और 321 धाराएं थी। ये अधिनियम भारत के समक्ष एक मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है, इसकी विशेषता क्या थी, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, इकाइयों के बीच में 3 सूचियां बनाई गई। अब एक और सूची शामिल हो गई, संघ राज्य के साथ समवर्ती सूची भी शामिल हो गई। लिटरली, तो समवर्ती सूची में अलग विषय थे, 36 विषय थे, बाकी राज्य सूची में आपके 54 विषय आते थे सब्जेक्ट्स, यानी कि जिन पर वो कार्य करेगा, और 59 विषय किस पर आते थे, आपके संघ सूची के अंदर। ठीक है, एंड देन यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, पर ये जो संघीय व्यवस्था थी कभी अस्तित्व में नहीं आई, देशी रियासतों में इसमें शामिल होने से ही इनकार कर दिया। और अब भारतीय शासन अधिनियम बेचारा धरा का धरा रह गया। हमने सोचा था अपना शासन करेंगे, रियासतों को मिला लेंगे साथ में, पर रियासतों ने तो भैया मिलना ही इनकार कर दिया। इस अधिनियम ने राज्यों के उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषद के उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था, कि गवर्नर भैया मंत्रियों की सलाह पर काम करे। और ये व्यवस्था 1937 यानी कि 37 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाई। इस अधिनियम के तहत द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ हुआ। और कौन सा अधिनियम भैया,
1935 का अधिनियम, ठीक है। और इस अधिनियम में द्वैध शासन प्रणाली आरंभ हुई, जिसमें परिणामतः संघीय विषयों का स्थानांतरित तथा आरक्षित विषयों को विभक्त कर दिया गया। जो संघीय विषय थे उसको स्थानांतरित कर दिया गया, जो आरक्षित विषय थे उसको विभक्त बांट दिया गया, और 11 राज्यों में 6 राज्यों को द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर दी गई, जैसे बम्बई, मद्रास, बिहार, ठीक है, और असम संयुक्त प्रांत, ठीक है। इन सबको क्या कर दिया गया, इन सबको द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर दी गई। दलित जाति, महिलाओं, मजदूरों के लिए निर्वाचन व्यवस्था की गई, यानी कि ये भी वोट डालेंगे। देश के मुद्रा और साख व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसमें न सिर्फ संघ लोक सेवा आयोग बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग, अब आपने याद रखना है क्या कि 1919 का अधिनियम संघ लोक सेवा आयोग बना, पर 1935 का अधिनियम 1935 का अधिनियम में प्रांतीय लोक सेवा आयोग भी जुड़ गया। यानी कि अब आप पीसीएस एग्जामिनेशंस का भी इसके अंदर सिस्टम आ गया, यानी कि जो राज्य वाला रहता है सिविल सर्विस और स्टेट सर्विस है ना, संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है, संघीय न्यायालय भी बना, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। इसके बाद 1947 में 20 फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। कब हो जाएगा? 30 जून 1947। फिर भी नहीं हुआ। भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाएगी। ये घोषणा मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत का विभाजन की बात की। जब ये घोषणा मुस्लिम लीग को पता चली तो उन्होंने तुरंत ही, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने तुरंत ही क्या कर दिया भाई, अपने विभाजन की मांग करी, है ना। अपने विभाजन की मांग मतलब कि हमें तो अलग देश चाहिए, हमें तो अलग जमीन का टुकड़ा चाहिए, हमें तो अलग रहना है। तो उन्होंने इसके विभाजन की बात कर दी, ठीक है। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा, क्योंकि संविधान सभा कब बनी थी? 1946 में बन गई थी, ठीक है। उसके जो द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। उसी दिन वायसराय लॉर्ड माउंटेबन ने विभाजन की योजना पेश की। मतलब ये उन्होंने बताया कि जो संविधान भारत बना रहा है, ठीक है, वो उन क्षेत्र पर लागू नहीं होगा जो मुस्लिम लीग को मिलेगा, ठीक है। और माउंटबेटन ने इसके बाद बता दिया कि हम विभाजन के लिए तैयार हैं, हम भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर देंगे, यानी कि भारत और मुस्लिम लीग जो मांग रही है देश, उसका विभाजन कर देंगे। उसे इसीलिए क्योंकि माउंटबेटन ने कहा, तो इसीलिए इस योजना को क्या कहा गया? माउंटबेटन योजना कहा गया, ठीक है। विशेषता ये थी कि 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया और भारत पाक का विभाजन हो गया। बदकिस्मती, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, माउंटबेटन ने किया। वायसराय पद समाप्त, गवर्नर जनरल के पद का सफर किया गया और वायसराय का पद और गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और भारत का सम्राट शब्द अब समाप्त हो गया। अब भारत का जो सम्राट शब्द था वो एकदम समाप्त हो चुका था। अब भारत में लोकतंत्र की स्थापना, आपने अगर 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी हो तो पहला चैप्टर है आपका, है ना, उसके अंदर 12th में जो आपकी हाँ जी, उसके अंदर आपको बताया गया है कि जो भारत में सबसे पहले चुनौती आई थी वो यही चुनौती थी, विभाजन की बात, लोकतंत्र की स्थापना, अखंडता, है ना, और एकता की बात करना, है ना। लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या करा भाई? भारत के प्रथम जनरल बने। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम जनरल क्यों बने? स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और इंडिया के पीएम को शपथ दिलाई, ठीक है, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी को। अब संविधान की मांग जो थी, अब हम थोड़ा सा पीछे जाके दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करके फिर संविधान को समझते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान, पहली बार भारत में संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक संविधान सभा का गठन की मांग जो थी कब की गई? 1935 में की गई। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान का निर्माण होगा और 9 दिसंबर 1946 में प्रथम बैठक भी हुई और फिर 26 नवंबर 1949 में तैयार हो गया बनकर हमारा संविधान। और फाइनली 26 जनवरी को हमारा जो संविधान था 1950 में वो फोर्स भी हो गया, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब संविधान में हमारी क्या थी? जो संविधान सभा थी, ठीक है,
उसके अंदर अलग अलग सदस्यों का हमने गठन किया, ठीक है। इसमें हमने 389 टोटल सदस्य थे हमारे पास, ठीक है बेटा। टोटल सदस्य हमारे पास 389 थे, उसमें हमने 296 यानी कि 296 सदस्य जो थे, उसमें से 208 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, 13 मुस्लिम लीग के थे और 15 हमारे छोटे समूह के सदस्य थे, ठीक है। अलग अलग सदस्य हमने हर जगह से लिए, ठीक है, इसके अंदर। और ये अलग थे, हाँ, रिवाइज करेंगे, है ना। और इस चीज का ध्यान रहे कि शॉर्ट नोट्स के साथ रिवीजन ना भूलें, बिकॉज शॉर्ट नोट्स इट्स इंपॉर्टेंट, आई नो दैट, बिकॉज मैंने एनसीईआरटी वाले जो पोर्शन आपको बताया था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि हाँ भाई हम किस तरीके से हमने एनसीईआरटी को पढ़ना है। बट बच्चे, don't be forget revision, because revision is most important pillar of your preparations. So UPSC aspirants, please focus on your revisions, and every class students also you have to revision, because revision से आपकी जो चीजें हैं, आपका जो जहन है वो मजबूत होता है और आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं, है ना। सो यू हैव टू रिवीजन। ठीक है, डन, ओके, डन। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमने समझा क्या क्या करेंगे। अब हमने पढ़े इंडियन पॉलिटी के पार्ट्स, कंपैरेटिव पॉलिटी, राइट, तुलनात्मक राजनीति, शासन, राजनीतिक संस्थाएं एंड संवैधानिक विशेषताएं, ठीक है, ये हमारी इंडियन पॉलिटी के अंदर आती है। इसके अलावा मैंने स्टार्ट कर दी है 11th एंड 12th की पॉलिटिकल साइंस भी, आप वो भी देख सकते हैं। साथ में आपको एक और विशेष सूचना देनी है, हमारा जीएस फाउंडेशन का कोर्स भी शुरू हो गया है, एनसीईआरटी ऑनलाइन कोर्स भी शुरू हो चुका है। बाकी 12th 11th एंड 9 to 12th, इवन 9 to 12th क्लासेस के बच्चे जो हैं अगर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो वो भी स्टार्ट हो गई है। तो देर किस बात की, जल्दी से कांटेक्ट करें और ज्वाइन हो जाए शाम के साथ, है ना। जब तक हम पढ़ाई को मजे से ना पढ़ने लग जाए ना, जिस चीज में मजा आता है, दिलचस्पी आती है ना, वो चीज इस जगह बैठ जाती है। तो इसमें बैठाने के लिए हर चीज में इंटरेस्ट ढूंढना पड़ता है। गॉट इट? समझ गए? समझ रहे हो ना तुम? हाँ, यही कह रही हूं मैं, ठीक है। तो अगर आपने इनरोल करना है, अगर क्या इनरोल करने के लिए जल्दी से कांटेक्ट करें, ठीक है। बाकी हमारे एडमिशन्स शुरू हो चुके हैं एनआईओएस के, उन बच्चों को भी सचेत किया जाता है कि भैया एनआईओएस में एडमिशन कराना है तो जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड अच्छे से अपनी जर्नी को जिए, स्टार्ट करें मेरे साथ पॉलिटिकल साइंस एंड और सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस मैं और लेकर आऊंगी। आप जल्दी जल्दी इसको शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और क्या, है ना। तो चले, बने रहे। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, stay healthy always, and bye bye, Allah Hafiz.